हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेत और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, जो कि क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों को तो पता होगा कि वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड होते हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, इस वीडियो के 3-4 एग्जांपल्स देखने के बाद ज़रूर पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छे से वीडियो के एंड तक आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस बिना स्किप करे वीडियो को देखिए, लास्ट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम कोई वर्क करते हैं, हमारे द्वारा किया गया वर्क डन जो होगा किसी भी बॉडी पर, ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि वर्क क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो चलिए एक छोटा सा बहुत ही क्विक वे में रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्क होता है फोर्स और उसके कारण हुए डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। यहाँ पर cos थीटा हमें क्या बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितना एंगल बना रहे हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 180। शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग, इधर फोर्स लगा है इधर डिस्प्लेसमेंट हो। तो ऐसा ग्रेविटी के केस में होता है। आप बॉल ऊपर फेंकते हैं, बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, हो गया ना 180 डिग्री। ठीक। तीसरा केस आता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। 0 देख लिया, 180 देख लिया, बचा 90। 90 कब होता है, जब पुली सिर पर वेट लेकर चलता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो वेट की डायरेक्शन है mg वो नीचे है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुली आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो एंगल तो 90 ही बनेगा। तो ये 90 एंगल जो बनता है ये कहलाता है हमारा 0 वर्क के कारण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वर्क में क्या होगा, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, 0 से लेके 90 के बीच में। तो यहाँ पर आपका वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आप cos थीटा पॉजिटिव रखेंगे तो। अब अगर आप ग्रेविटी और बॉल वाला 180 डिग्री वाला केस लेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क मिलेगा नेगेटिव, जिसे हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। 0 वर्क बोलते हैं हम पुली वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और cos 90 होता है 0। आई थिंक आपको वर्क क्लियर हो गया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के मोशन के लिए जिम्मेदार होती है जो एनर्जी, या फिर जिस एनर्जी के कारण मोशन हो रहा है वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसी भी बॉडी के पोजीशन या कन्फिग्रेशन, शेप, साइज, इसके कारण एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना है। वर्क का पोटेंशियल एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हमें बताती है मोशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी कुछ है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, मतलब बॉडी मूव कर रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी में मूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि तो रखी हुई बॉडी के पास एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी मूव कर रही है, आपने किसी बॉडी में वर्क करे तो बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वेलोसिटी होगी तो उसके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अगर किसी बॉडी के पास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ टाइम्स ऑफ मास एंड v² का प्रोडक्ट। मास होगा बॉडी के पास और बॉडी मूव कर रही है तो कुछ वेलोसिटी होगी। तो मोशन करते हुए बॉडी के पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी और रखी हुई बॉडी के पास हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वापस आते हैं अपने वर्क एनर्जी थ्योरम के टॉपिक पर। ठीक है, वर्क डन अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जल्दी से बता देता हूं वर्क और एनर्जी हमारे डेली लाइफ में कैसे रिलेट होती है। एग्जाम्पल, आप लोग जिम जाते होंगे, जिम में आप जितना हैवी वर्कआउट करते हैं आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप ज़्यादा डाइट में ज़्यादा इंटेक लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं। ठीक है, कैलोरी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज ले रहे हैं उतना हैवी आप वर्कआउट कर पाएंगे। हो गया ना वर्क और एनर्जी में रिलेशन। लेकिन ये फिजिक्स हमें बताती है कि वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी के में जो चेंज आया उसके बराबर। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी v होती है, इनिशियल u होती है। तो फाइनल वेलोसिटी रख दी यहाँ पर तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन गई, इनिशियल वेलोसिटी रख दी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गई। इन्हीं दोनों काइनेटिक एनर्जीज का जो रिजल्ट होता है
डिफरेंस जो होता है वो वर्क के बराबर होता है, वर्क डन के। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये कोई m मास की बॉडी है जिस पर मैं लगा रहा हूँ F फोर्स, और ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मेरे फोर्स लगाने के बाद ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो अब अगर यहाँ पर v की वैल्यू कुछ और हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहले 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, फिर मेरे फोर्स लगाने के बाद ये 30 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई में से कम जो इनिशियल वाली है उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वर्क एनर्जी क्या होती हैं, कैसे रिलेटेड हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ गई होंगी। 99% चांसेस हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर 1% कन्फ्यूजन रह भी जाता है तो अगले कुछ न्यूमेरिकल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हम एक केस देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बॉल का बताया था, किसी ने मेरी तरफ बॉल फेंकी है, बॉल आ रही है मेरे तरफ, मैं अपने हाथ से बॉल को रोक रहा हूं। तो यहां पर मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, बॉल पर एक रोकने के लिए फोर्स लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। एक्चुअली फोर्स रोकने के लिए है तो इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो यहां पर थीटा हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। यहां पर देखिए, ये हमारा हैंड है और ये हमारी बॉल है, तो यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 180। मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर बॉल को कैच किया और पीछे ले लिया ताकि मेरे हाथ में जर्क ना लगे ज़्यादा, तो मैंने ले लिया है 1 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे हाथ में। फोर्स मान के चलते हैं कि फोर्स हमारी जो बॉल ने हमारे हाथ पर लगाया वो है 20 न्यूटन। तो अब वर्क कितना हुआ, यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 1 मीटर इंटू कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, तो हम सीधे यहाँ पर -1 रख देते हैं, -1। ठीक है, 20 इंटू 1 इंटू -20 जूल। ये आ गया हमारा वर्क डन -20 जूल। माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क होने का मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कोई कार है जिसका वेट है 20 kg। 20 kg इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन लेंथी ना करनी पड़े। कार की जगह आप बाइक ले सकते हैं, कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं जिसको हम सरका रहे हैं। ठीक है ना। इसकी पहले वेलोसिटी थी मान के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, बाद की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। मास उतना ही रहेगा, मास में थोड़ी ना कोई चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब ना यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या अभी आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम काम आएगी। देखिए कैसे। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मास हमने लिया है 20 kg, यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और वी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यूज करें, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ एक काम करते हैं, हाफ m कॉमन ले लेते हैं, v² माइनस u²। हाफ m कितना हो गया, हाफ इंटू 20 ब्रैकेट में v का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हो गया 900 और u का स्क्वायर हो गया 400। ये आ गया हमारा 10 इंटू 500 5000 जूल। तो यहाँ पर हमें किसी बॉडी को या किसी भी ब्लॉक को, कार को, बाइक को, जो लेना चाहें आप, इसे अगर 20 मीटर की रफ्तार से उठाकर 30 मीटर की रफ्तार तक पुश करवाना है तो यहाँ पर हमें 5000 जूल का वर्क करना पड़ेगा। देखा आपने कितना सिंपल है एनर्जी की हेल्प से वर्क डन निकालना। ऐसे ही वर्क की हेल्प से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं और अब हमें देखना है वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल या आपको केस स्टडी आती है तो वहाँ पर आपको ये सारा बेस जो हमने पढ़ा है ये काम आएगा। अगर आपको सीधा प्रूफ पूछ लिया जाता है डेरिवेशन में कि आप डेराइव करिए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको कुछ नहीं, एक पेज का एक छोटा सा आपको डेरिवेशन करना है। घबराइए नहीं, एक पेज मतलब विथ थ्योरी एक पेज। ऐसे आप करना चाहें तो 8 स्टेप का डेरिवेशन नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, दो अलग अलग मेथड से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन देखते हैं। पहली मेथड हम देखने वाले हैं, वैसे इस मेथड का कोई नाम तो नहीं है, बाकी सेकंड मेथड जो हम देखेंगे इसका नाम है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस यानी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे।
फर्स्ट मेथड में हम लिखेंगे बाय यूजिंग, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, करेक्ट, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे a की वैल्यू, जो कि क्या मिलेगी हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू ma होता है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड हम क्या जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप थ्योरेटिकली करेंगे तो यहाँ पर आपको सब लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s। m तो एज इट इज रहेगा, a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, s ये नीचे आ जाएगा, s से s हुआ कैंसिल, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। हमने सिंपली इन्हें सेपरेट कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर या इस वजह से मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर। मिल गया ना हमें हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना सिंपल था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हमने बहुत ही सिंपल वे में कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम एज्यूम करेंगे कि कोई बॉडी है जिस पे F फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मान के चलिए, सपोज में लिख दी मैंने कि M मास की कोई बॉडी है, F फोर्स अप्लाई किया और वर्क डन W होता है, U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रख दें तो cos थीटा 1 हो जाएगा और W इज इक्वल टू FS मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलस मेथड में हमें स्मॉल वर्क डन लेके चलना पड़ता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमने देखे कि अगर फोर्स से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर छोटा सा वर्क हो रहा है। तो आपने लिखे DW इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma होता है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। DW हमें क्या मिल गया, ma इंटू ds। अब हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो m इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस, ये हमने कर दिया। यहाँ पर a की जगह रख दिया डी वी अपॉन डी टी। अब डी वी को एज इट इज अगर हम रहने दें और डी एस अपॉन डी टी कर दें यहाँ पर, तो डी एस अपॉन डी टी आपको देख के कुछ याद आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शायद मैंने 2 बार बोल दिया ना, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर m डी वी और इसे हम क्या लिख सकते हैं v, या फिर इनका ऑर्डर चेंज करके एम वी डी वी कर देते हैं। ये हमारी आ गई काय की वैल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आगे कुछ सॉल्व होने लायक हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर टोटल वर्क डन की तरफ चले जाएंगे। ये तो स्मॉल वर्क डन था, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे छोटा सा वर्क हो रहा था। अब अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड, एम वी डी वी। बट यहाँ पर हमें लिमिट्स लेनी होगी, ध्यान रखिए। तो वर्क की लिमिट हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर हम फाइनल तक जा रहे हैं। वर्क में तो हम कुछ अलग से ऐसा कर नहीं रहे, तो इसलिए हम सिंपल लिमिट लेंगे 0 से W। लेकिन यहाँ पर अगर वेलोसिटी की टर्म्स में हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी पहले कितनी थी, पहले थी u, जो कि चेंज होने के बाद v हो गई। जब मैंने वर्क किया तो चेंज हो गई v हो गई। तो यहाँ पर u होगी हमारी स्टार्टिंग लिमिट या लोअर लिमिट और v होगी फाइनल लिमिट। m कॉन्स्टेंट होने के कारण आ जाएगा बाहर, ये बचेगा v dv। इसे मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, m इंटीग्रेशन में v dv हो रहा है, तो यहाँ पर हम v dv जो हम इंटीग्रेट करेंगे ये कितना मिल जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। अभी लिमिट हमने अप्लाई नहीं करी, लिमिट एज इट इज चल रही है यहाँ पर, m इंटू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, एम वी स्क्वायर 1/2 लिख दिया, 1/2 एम यू स्क्वायर।
ये काई की वैल्यू आ गई हमारी W की, ये हमारा क्या था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं W माइनस 0। तो यहाँ पर हमें मिल गया है क्या, W, वही धमाल वाला W। ठीक है, W की वैल्यू में कितनी मिल गई है, हाफ mv² माइनस हाफ mu², जो कि है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी हमारी दो मेथड्स जिनसे हमने प्रूव कर दिया कि वर्क डन किसी भी बॉडी पर अगर हमने कोई वर्क किया है तो वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। आई होप आपको वर्क एनर्जी रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वर्क अच्छे से पता चल गया होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे, डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखे, वो क्लियर हो गए होंगे। और साथ में इस रिलेशन को डेराइव करने के लिए हमने दो अलग अलग मेथड्स देखी हैं। बाकी मैक्सिमम लोगों को तो ये पसंद आती है मेथड 1, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, एक इक्वेशन से सॉल्व हो रही है। बट अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन डेराइव करें बट कैलकुलस मेथड से करें, स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो आपको यही मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए प्रिपेयर दोनों करके जाएं। अगर आपको चॉइस मिलती है वहाँ पर कि आप अपने मन से कर दें तो ज़रूर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, अगले वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी एक आपको मैंने क्वेश्चन दिया था मिड वीडियो में कि 1 जूल में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो इसका आंसर है 4.2 जूल। ठीक है, सॉरी 4.2 कैलोरीज, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरीज। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके और कोई सजेशंस हो और किसी टॉपिक्स में डाउट रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।